Good morning, friends. It's nice to see that some people at least have taken a bath. Right? सुबह 7 बजे नहा धो के आए हैं. Good. चलो, let's not waste the time. We are going to revise multiple chapters one by one. जो chapters आपकी नींद खराब करते हैं उनको सबको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे. कॉस्टिंग अकाउंट्स मिक्स करते रहेंगे. We are starting off with costing today. I'm starting off with a chapter which is let's say most consistent chapter. If you look at the weightage of marks since May 2018, the new syllabus has come. This is the only chapter which is consistent. There is no deviation. Minimum, maximum, average, सब कुछ सेम है. स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है. 10 मार्क को ये चैप्टर आता है. दैट इज कॉस्ट शीट. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये 10 मार्क का चैप्टर है, मतलब क्या है, क्या उसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है. लेकिन इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस एक्सक्लूडिंग इनिशियल 1 और 2 एग्जाम्स, इंस्टीट्यूट मस्त पैकी बच्चों को परेशान कर रही है. तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट. देन we'll go ahead with the new chapter tomorrow. I will let you know what it will be at. Straight away, without wasting a time. It's a statement which is going to give details of the cost. You're going to prepare a cost sheet either on historical basis, that is for the past period, or for budgeted period, that is upcoming period. It can be prepared for all products put together, or it can be prepared प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. तो बेसिकली है क्या ये चीज कॉस्ट का डिटेल्स देने वाला स्टेटमेंट है. अब व्हेनेवर यू प्रेजेंट अ कॉस्ट शीट, कॉस्ट कैन बी एनालाइज फ्रॉम मल्टीपल एंगल. जैसे क्लास में स्टूडेंट्स है, आई कैन एनालाइज मेल फीमेल, लेट्स स्टॉप, होस्टलाइट लोकलाइट, स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड कॉलेज. तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकता हूं. सेम वे कॉस्ट को भी हम अलग अलग एंगल से क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल. तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे मैं कॉस्ट को एनालाइज कर सकता हूं. कॉस्ट को मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है, एनालाइज कर सकता हूं. अलग अलग एंगल से कॉस्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं. ये जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे. कॉस्ट का हम क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले? फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये आपका है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. क्या बोला मैंने? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ योर कॉस्ट. तो बच्चों, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप कॉस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में पहले बाइफरकेट कर सकते हो. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बेसिस पे बाइफरकेट होता है, याद है क्या? वेदर अ कॉस्ट कैन बी लिंक्ड इजीली टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच यू वांट सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट. Cost object can be your product. Cost object can be your distribution channel. Cost object can be a geographic region. Like I want to measure a cost for southern region, northern region, western region, like that. So cost object is anything for which separate measurement of cost is desired. हमें अलग measurement चाहिए cost का, तो उसको हम बोलेंगे cost object. अब हमें ये question पूछना है, can a cost be linked to a cost object? If yes, we call it as a direct cost. If no, we call it as indirect cost. मैंने ये नहीं बोला कि indirect cost मतलब उसको exclude करो. मैंने ये नहीं बोला. Indirect cost cannot be linked to cost object easily, but there are methods to link indirect cost based on certain techniques. आपके सिलेबस में आपने 2 टेक्निक्स सीखे हैं. नंबर 1, absorption costing, which was overhead chapter, and number 2,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम इग्नोर नहीं करते, हम लिंक करेंगे अल्टीमेटली। तो कॉस्ट को मैंने पहले क्लासिफाई किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में मुझे क्या करना है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखना है। सो इन अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन आई विल हैव मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, अदर एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स बोल रहे हैं, ओवरहेड्स बोल रहे हैं डायरेक्ट के अंदर। ठीक है, सुबह सुबह इफेक्ट हो सकता है, मतलब रिवीजन की जरूरत है, बट इतना भी रिवीजन का जरूरत नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड डालो। सो डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी योर मटेरियल, कैन बी योर लेबर, कैन बी अदर एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो जो मटेरियल लगता है उसका आप लिस्ट बना सकते हो। वो लिस्ट को हम बोलते थे बिल ऑफ मटेरियल। तो जो भी मटेरियल आप बिल ऑफ मटेरियल में लिख सकते हो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। मतलब आप नेक्सस एस्टैब्लिश कर सकते हो। नेक्सस मतलब रिलेशनशिप। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आई नीड 2 kgs of raw material A. I need 3 liters of raw material B. I need 5 units of raw material C. अगर ऐसा रिलेशनशिप अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कहां पे मिलेगा बच्चों, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बिल ऑफ मटेरियल में मिलेगा। सो ये क्वांटिटी, इसका अमाउंट जो रहता है ना वो भी सिग्निफिकेंट रहता है इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट। बहुत बार ऐसा होता है मटेरियल कैन बी लिंक टू द फिनिश गुड्स, बट हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं बिकॉज अमाउंट ऑफ दैट मटेरियल इज सो स्मॉल दैट यू डू नॉट वांट टू ट्रैक। फॉर एग्जांपल, कार के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नट्स बोल्ट्स लग सकते हैं। आप बोल सकते हैं एक कार को बनाने के लिए ये 15 नट बोल्ट लगेंगे या 50 नट बोल्ट लगेंगे, 100 नट बोल्ट लगेंगे, लेकिन द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट नट्स एंड बोल्ट्स कुड बी जस्ट 100, 200 or 500,000 rupees, and that is in total relationship might be very small. तो मैनेजमेंट हैज टू टेक अ डिसीजन कि हम इसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करें या इनडायरेक्ट ट्रीट करें। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये कोई कॉस्ट, यहां पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, समझा? आई होप तुम लोग नोटिंग करते जा रहे हो। इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे सिर्फ, बस, तो हम स्पीड से कवर अप कर पाएंगे। लेबर, जो भी वर्कर्स शॉप फ्लोर पे है और वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन में या असेंबली में या पैकेजिंग में इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। सो आई मस्ट बी एबल टू से 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये 5 प्रोसेसेस चाहिए। ये प्रोसेस 1 पे 20 मिनट्स लगेंगे, प्रोसेस 2 पे 30 मिनट्स लगेगा, प्रोसेस 3 पे ऐसा टाइम लगेगा। प्रोसेस 1 पे ये वर्कर लगेंगे, प्रोसेस 2 में ये वर्कर लगेंगे, 3 में ये वर्कर लगेंगे। व्हेन यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप लाइक दिस, हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो उनकी वेज, मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा बच्चों, व्हेन आई से मटेरियल कॉस्ट और व्हेन आई से लेबर कॉस्ट, दिमाग में टिपिकली क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट बोला तो दिमाग में टिपिकली आता है परचेस प्राइस, करेक्ट है? बट नो, द बेसिक प्रिंसिपल दैट आई वांट, whenever you say a particular cost, material, labor or expenses, it must be all inclusive cost. क्या बोला मैंने? all inclusive cost, मतलब मटेरियल का कॉस्ट निकालना है तुमको। डोंट जस्ट टेक अ मटेरियल परचेस प्राइस, मटेरियल का प्राइस प्लस फ्रेट जो आएगा, कस्टम ड्यूटी अगर कुछ है इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, वो टैक्सेस ले लो, अनलोडिंग के चार्जेस ले लो, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज नॉर्मल लॉस कुछ होने वाला है तो नॉर्मल लॉस की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बाकी यूनिट्स पे आप स्प्रेड करो। सो यू टेक अ ऑल इंक्लूसिव इफेक्टिव कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। आप उसको प्रेजेंट लाइन बाय लाइन अलग करो या सब कुछ मिला के एक साथ प्रेजेंट करो, दैट चॉइस इज अप टू यू। बट while presenting the cost in a cost sheet, you must present all inclusive cost. Same thing goes for labor. Labor में सिर्फ बेसिक वेजेस नहीं लेने का, बेसिक वेजेस प्लस अदर अलाउंसेस दैट यू आर गिविंग, ओवर टाइम अलाउंस दे सकते हो आप उसको
रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हो, ग्रेचुइटी वाला आइटम दे सकते हो, आप उसको लीव कंसेशन दे सकते हो। जो भी कॉस्ट आप एम्प्लॉय के ऊपर इंकर कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, सारे के सारे कॉस्ट को आप इंक्लूड करके लेबर कॉस्ट ट्रीट करोगे। कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर आपको कॉस्ट लिंक कैसे करना है वो नहीं सीखना है। कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर हम सिर्फ कॉस्ट को प्रेजेंट करना सीखते हैं कि ये कॉस्ट दी हुई है, इसको अभी हमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो है ये है आपका फंक्शन। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑन विच आई एम इंकरिंग अ कॉस्ट, और उनको हमें प्रेजेंट करना है। एक्सपेंसेस में क्या आएगा बच्चों? लेट्स से यू हैव टेकन सम टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में किसी और से आपने टेक्नोलॉजी ली है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट प्रोडक्शन, रॉयल्टी आएगा उसके अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। सो उसके अंदर भी देयर कैन बी, कॉस्ट को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा, या आप कॉस्ट को मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लिख सकते हो और उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा और अंदर क्या लिखा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंसेस। तो यहां पर भी क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? याद है करे? क्या बोलते हैं इसको? ओवरहेड। और उन ओवरहेड्स को हम 4-5 अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं। कौन से 4-5 एंगल? फैक्ट्री ओवरहेड्स, और हम उसको बोलते थे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, याद है करे? और हम उसको बोलते थे वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, कुछ भी बोलो, सबका मतलब वही है। ठीक है? दीज आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। देन देयर वाज अ एडमिन ओवरहेड, और ये सबसे ट्रिकी है, ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। एडमिन ओवरहेड्स एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। सम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सम जनरल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपने एग्जामिनर बहुत बार है ना क्लैरिटी के साथ लिखते ही नहीं है कि एडमिन ओवरहेड कौन सा है, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है या रिलेटिंग टू जनरल है, आपको अजम्पशन करके चलना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। सो एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू जनरल। फिर आपका आता है, और ओवरहेड्स आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रहते हैं। इंडिया में ज्यादा होता नहीं है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आप स्पेंड कर सकते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज का R&D पे जो स्पेंड होता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। दूसरे किसी ने R&D किया तो हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर के ओवरहेड्स आ गए। तो ये सारे ओवरहेड्स आ गए। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन का रूट हम कॉस्ट शीट में लेने वाले हैं। हम वेरिएबल फिक्स कॉस्ट शीट में नहीं लेने वाले हैं। इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन, नथिंग एल्स, नो लॉजिक। अब देखो फॉर्मेट, देखो ये फॉर्मेट आपने बहुत बार किया होगा, और फिर मैं इसके ऊपर स्पेशल आइटम सबसे करवाऊंगा। तो कॉस्ट शीट में हम पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल मैंने परचेस किया वो मेरी कॉस्ट नहीं है। जो मटेरियल मैंने कंज्यूम किया, अब ये मटेरियल कंज्यूम आता कहां से? मैंने बोला था ऑलरेडी कि मैं बहुत सारे चैप्टर्स को लिंक करते रहूंगा। आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो लिंकिंग करने का थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी आप में है। ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दिस इज नथिंग बट इश्यू कॉलम ऑफ व्हाट? स्टोर्स लेजर। मटेरियल चैप्टर के अंदर आपने एक स्टोर्स लेजर करके चीज की थी। उस स्टोर्स लेजर में आपने क्या किया था? रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। तो मेरे फैक्ट्री के अंदर सप्लायर से जो मटेरियल आ गया वो रह गया इधर स्टोर्स के अंदर। उस स्टोर्स से मैं क्या कर लूंगा? इश्यू कर लूंगा। वो इश्यू जो है वो है मटेरियल कंज्यूम्ड। रिमेंबर, whenever I issue the material, I must know for which finished goods I have issued the material. डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल आप जब भी इश्यू करते हो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये मटेरियल कहां पर यूज होने वाला है। तो जब भी आपको कोई फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना है, आप क्या करते हो? प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो रहता है वो एक ऑर्डर पंच करता है। ऑर्डर पंच करता है, वो बोलता है ऑर्डर नंबर सो एंड सो
कस्टमर से ऑर्डर आई होगी, आपका इंटरनल ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर नंबर बोलो, जॉब नंबर बोलो, वर्क ऑर्डर नंबर बोलो, या और कुछ भी बोलो। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक नंबर पंच करेगा, बोलता है नंबर 1395, ये वर्क ऑर्डर है फॉर फिनिश गुड्स XYZ सो एंड सो क्वांटिटी टू बी डिलीवर्ड बाय सो एंड सो डेट और टू बी प्रोड्यूस बाय सो एंड सो डेट। अब वो प्रोडक्शन ऑर्डर लेके शॉप फ्लोर वाला जो बंदा है वो किसके पास जाता है? स्टोर्स के पास। वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 1395 के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो शॉप फ्लोर स्टोर्स वाला बंदा क्या करेगा? स्टोर्स वाला बंदा देखेगा, अच्छा 1395 है क्या? हाँ है। ये 1395 ऑर्डर नंबर फिनिश गुड्स, कौन से फिनिश गुड्स के लिए? बोलो XYZ। तो XYZ फिनिश गुड्स के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है वो देखेगा, क्या क्या क्वांटिटी में लगता है वो देखेगा। ये कहां पर रहेगा? बॉम्ब। और फिर देखेगा, अच्छा 1395 ऑर्डर नंबर इज फॉर 700 यूनिट्स ऑफ XYZ। फॉर 700 यूनिट्स ऑफ XYZ व्हाट ऑल रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड? चेक करो और उसको वो इश्यू करेगा। और लिंक करो क्या? सारा का सारा मटेरियल अगर उसने इश्यू किया एक साथ, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका 100% आता था। याद है क्या? WIP का जब वैल्यूएशन करते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, अगर सारा का सारा मटेरियल शुरुआत में ही इश्यू कर लिया ससुरे ने, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल विल बी 100% जब आप WIP वैल्यू करोगे तब। WIP के लिए अगर स्टोर्स वाला बंदा बोलता है नहीं मैं आज सारा का सारा इशू नहीं करूंगा क्योंकि तेरे पास रखने के लिए उधर जगह शॉप फ्लोर पे नहीं है, शॉप फ्लोर वाला ही बोलता है मेरे को आज पूरा मटेरियल मत दे, आज एक 50% ही मटेरियल दे, तो 50% दे दिया तुमने, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल विल बी 50% वेन एवर यू वैल्यू WIP फॉर जॉब नंबर 1395। याद करा? तो मैंने कौन से पिछले चैप्टर से लिंक किया? 2 चैप्टर से। नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग, नंबर 2 स्टोर्स लेजर और मटेरियल चैप्टर, नंबर 3 थर्ड चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, देयर आर 2 वेज टू कैलकुलेट अ वेरिएंस। प्राइस का मटेरियल जब आप परचेस करते हो उसके हिसाब से वेरिएंस निकाल सकते हो, या मटेरियल जब आप कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से वेरिएंस निकाल सकते हो। दोनों सही है, एक गलत कुछ नहीं उसमें, आपको दोनों आंसर लिखने चाहिए एग्जाम के अंदर। सो ये यहां पर मटेरियल कौन सा लिया मैंने? कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, क्वांटिटी नहीं आएगा यहां पर, अमाउंट आएगा। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड एडिशन ऑब्लिक परचेस। यहां पे सिर्फ परचेस का बेसिक प्राइस लोगे या ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट लोगे? ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट, जिसको मैंने लैंडेड कॉस्ट बोला होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये जो वैल्यूएशन करोगे तो फीफो, वेटेड एवरेज, जो भी मेथड आपको यूज करना है आप कर सकते हो। यहां पर आपको मेथड का जरूरत नहीं। कॉस्ट शीट चैप्टर में, कॉस्ट शीट चैप्टर में आपको डायरेक्टली एग्जामिनर वैल्यूएशन करके ही दे देगा स्टोर्स के मटेरियल के लिए, लेकिन फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन पूछ सकता है नीचे। सो ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, एड टू दैट डायरेक्ट लेबर, एड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर के अंदर भी हमने वेजेस, बाकी के अलाउंसेस, लीव, हॉलीडे का जो लीव पेड लीव होता है, पेड लीव का कॉस्ट हम बाकी आवर्स के ऊपर या बाकी डेज के ऊपर हम स्प्रेड करते हैं, वो भी हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया और हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इज प्राइम कॉस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट और अ फिक्स कॉस्ट? इज प्राइम कॉस्ट अ वेरिएबल और फिक्स्ड? Answer that is generally variable. A large chunk of prime cost is variable. In examinations or generally we assume prime cost is variable. But saying that a prime cost is always a variable cost is a statement of an illiterate person. I never said, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, कान खोल के सुनना, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं होगा ये कंसेप्ट होता है सर। When I say direct cost, बच्चे के दिमाग में आता है वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? अ कॉस्ट विच कैन बी लिंक्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? अ कॉस्ट विच वेरीज विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मैंने कहां पे बोला डायरेक्ट कॉस्ट वेरीज विथ आउटपुट? मैंने क्या बोला? अ कॉस्ट विच कैन बी लिंक्ड टू आउटपुट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या ऐसा हो सकता है देयर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट बट इट इज नॉट वेरिएबल? हाँ, अब बोले हाँ ऐसा कैसे? एग्जाम्पल देता हूं तुमको। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अ कॉस्ट विल बी डायरेक्ट
but it will not be variable, it will be fixed. Let's say for example, IKEA का एग्जांपल देता हूं, मैं IKEA हूं, IKEA एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, मेरे अलग अलग स्टोर्स है, मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर है. माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोडक्ट दैट आई सेल, माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट. क्यों, कहां पे लिखा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए? क्या आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो? क्यों? डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू एनालाइज और व्हाट डिसीजन आई वांट टू टेक, आई विल चेंज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फर्नीचर बेच रहा हूं, वो है क्या? बेड है क्या? डाइनिंग टेबल है क्या? सोफा है क्या? मेरा बैंगलोर में जो स्टोर है, मेरा हैदराबाद में जो स्टोर है, मेरा मुंबई में जो स्टोर है, वो स्टोर मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना? वो स्टोर के लिए मैंने एक 5 लोगों का टीम बैठा कर रखा है, इंचार्ज, जो स्टोर का ओवरऑल ऑपरेशंस देख रहे हैं. वो 5 लोगों की जो सैलरी है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. इफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज स्टोर, इफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ स्टोर, सैलरी ऑफ दोज पर्संस इज वेरिएबल है क्या? मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में क्या था? डायरेक्ट कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट. मैंने क्या एग्जांपल दिया तुमको? ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये है डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन फिक्स नेचर का है, इट डज नॉट वेरी. अनलेस अदरवाइज गिवन वी अज्यूम डायरेक्ट कॉस्ट टू बी वेरिएबल. वो अपना सीए कोर्स का खासियत है. बट कहना ये कि डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज रॉन्ग, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट you will change your decision. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछते हैं मेक अ कॉलम वेरिएबल और फिक्स, तो ये कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स आपको लिखना पड़ेगा. तो कुछ नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे ऑल प्राइम कॉस्ट एलिमेंट्स आर वेरिएबल. बट आई होप यू आर क्लियर. कैन देयर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज वेरिएबल? यस. डायरेक्ट मतलब वेरिएबल और इनडायरेक्ट मतलब फिक्स, ये सिर्फ गधा ही कह सकता है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है. क्या बोले? गधी भी हो सकती है. प्राइम कॉस्ट आ गया. प्राइम कॉस्ट, एड वर्क्स ओवरहेड ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब ये ओवरहेड अक्रूड लेने का है, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर रहे. तुमने पेमेंट किया है और कुछ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहां पे लेने का है. सो ऑल योर वर्क्स ओवरहेड विल कम अप हियर, ऑल योर इनडायरेक्ट कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड देयर. So therefore gross works cost incurred during the period. अब ये gross works cost, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? सिर्फ works overhead लिखते हैं. It is prime cost plus what? Works overhead is called as what? Gross works cost. Add to that opening WIP. Add to that what? Opening WIP. अब ये WIP का वैल्यूएशन कहां पे है? प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है. WIP के वैल्यूएशन के लिए आपको क्या लगता है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन. बट वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल कॉस्ट एलिमेंट्स. डिग्री ऑफ कंप्लीशन वेरीज फ्रॉम व्हाट? कॉस्ट एलिमेंट टू एलिमेंट. मैं कहां पर हूं? स्टोर्स में. ये क्या है? शॉप फ्लोर है. शॉप फ्लोर वाला बंदा आ गया, मैंने पूरा का पूरा मटेरियल इशू किया 100%. अब उसके ऊपर वो ससुरा काम करना शुरू करेगा. एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिस डेट पे आप WIP का वैल्यूएशन करोगे, आप क्या करोगे? आप देखोगे कितना काम हुआ है. कैसे? आपको हर एक वर्कर को टाइम शीट मेंटेन करना पड़ेगा. आप चेक करोगे ये जॉब नंबर 1395 पे अब तक कितने घंटे काम हुआ है. WIP इज वैल्यूड जॉब बाय जॉब. हर एक जॉब को आप चेक करोगे. अच्छा, जॉब नंबर 1395 पेंडिंग है, ओके, इसके लिए मटेरियल पूरा इशू किया था या पार्शियली इशू किया था? आप बोलते हैं पूरा इशू किया था. सॉफ्टवेयर में आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. पूरा इशू किया तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया मटेरियल का 100. लेबर के लिए क्या करोगे आप चेक करोगे टाइम शीट. हर एक वर्कर अपना टाइम शीट फिलअप करेगा हर रोज, सो दैट वी कैन अलोकेट अ लेबर कॉस्ट टू द रिस्पेक्टिव जॉब. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका जरूरत नहीं होता, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें जरूरत होता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिर्फ एंट्री पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या वेजेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय अकाउंट एंड एम्प्लॉय टू बैंक. हमें यहां पर वो वेजेस को रिस्पेक्टिव जॉब को अलोकेट करना है. तो मैंने खोल के देखा 1395, ओके, सब वर्कर्स मिला के अब तक 400 घंटे काम हो गए. फिर मैं चेक करता हूं जो 1395 जॉब है उसके लिए कितना समय लगना चाहिए. वो है टोटल लेट्स से 900 आवर्स. So you have worked for 400 hours out of 900. 4 by 9 is a degree of
completion for labor. You understand that? And that is how we value WIP. Same way, overheads का degree of completion is normally taken in relation to labor. Labor का जितना degree of completion होता है उतना ही हम overheads का लेके हम बोलते हैं चलो valuation करो WIP का. So on a particular date जितने भी jobs incomplete है उसका आप क्या करोगे? Valuation करोगे. Valuation करके अमाउंट यहां पर आएगा ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. Therefore works cost during the period. फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड. एड. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आपको और एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. जो भी कॉस्ट आप इंकर करते हो वो दो टाइप में हम बाइफरकेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक. इन्वेंट्री का जो भी वैल्यूएशन करना होता है इसलिए कॉस्ट के दो बच्चे होते हैं. बोलो बच्चों कौन से बच्चे हैं ये? प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट. हर एक कॉस्ट को आपको पूछना पड़ता है, हे कॉस्ट हु आर यू? आर यू अ प्रोडक्ट कॉस्ट और आर यू अ पीरियड कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट. इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट और ये पीरियड कॉस्ट है. प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. बेसिकली इट इज इंक्लूडेड, दिस इज excluded. Depending on the technique that you use, what is product cost and what is period cost is gonna vary. Absorption costing में product cost क्या है और marginal costing में product cost क्या है, अलग अलग है. अब बोलेंगे क्यों सर, कौन सा सही है? Depends on what is your objective ना. Normally आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल. इसलिए मैं अब लिंक कर रहा हूं, मैं पहले आपको दे रहा हूं. आपके पास कैपेबिलिटी है. AS2 जब आप यूज करते हो अकाउंट्स के अंदर ग्रुप 1 तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वहां पर यूज किया है. AS2 के अंदर भी अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन आता है. सो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. ऑनलाइन पब्लिक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं. तो अ कॉस्ट विच विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या बोला मैंने उसको? प्रोडक्ट कॉस्ट. अ कॉस्ट विच इज एक्सक्लूडेड इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या? A cost which is incurred only once during the life of that particular product and is not expected to be incurred again. Even if the product is carried forward from 1 year to next year, we call it as product cost. CA फाउंडेशन में कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर था. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. A cost which will not be incurred again in what? Subsequent year. Goods are produced in the current year but not consumed or not sold in the current year. They are carried forward from current year to next year. तो next year में आप वापस खर्चा करोगे क्या? जो रॉ मटेरियल है वापस खर्च करोगे क्या? जो डायरेक्ट वर्कर्स है वो वापस खर्च करोगे क्या? बट आप एडवर्टीजमेंट वापस करोगे. एडवर्टीजमेंट ऐसा देखो, ये 3 गुड्स के लिए एडवर्टीजमेंट है, ऐसा नहीं होता ना. एडवर्टीजमेंट इज फॉर अ पीरियड. रेंट ऑफ द फैक्ट्री और अ सैलरी ऑफ योर मार्केटिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ इज फॉर अ पीरियड. तो वो हम कहां पे लिखेंगे? पीरियड कॉस्ट के अंदर लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? हम एक्सक्लूड करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से. सो दीज आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड दीज आर व्हाट? रिकरिंग एक्सपेंसेस. Many a times there is a debate as to whether a particular item is a product cost or period cost. Obviously सब्जेक्ट होता है बहुत बार. तो अब तक मैंने क्या लिया है? अब तक मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की है. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट है. क्यों? जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए वो 1 साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड किए मैंने, तो डायरेक्ट मटेरियल वापस इंकर होता है क्या? तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है. करंट पीरियड में जो रेवेन्यू मैंने बुक किया है
उसके कंपैरिजन में ही मुझे कॉस्ट बुक करनी है. आई शुड रिकॉर्ड द कॉस्ट विच इज इंकर्ड टू अर्न दी रेवेन्यू, राइट. तो मैंने प्रोड्यूस किए 50,000 गुड्स, सेल किए 42,000, तो आई शुड हैव अ कॉस्ट ऑफ ओनली 42,000. बट खर्चा तो मैंने 50,000 पे किया है, तो 8,000 का मुझे कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो कॉस्ट में क्या इंक्लूड करूं और क्या एक्सक्लूड करूं, वो कौन बोलता है? प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट. आर यू क्लियर? तो WIP का वैल्यूएशन करके क्या आया बच्चों तुम्हारे पास? फैक्ट्री कॉस्ट. और फिर हम कुछ स्पेशल आइटम्स ले रहे हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट ही है. QC, क्वालिटी कंट्रोल. अब क्वालिटी कंट्रोल आप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद आप छप्पा लगा सकते हो QC चेक. कभी भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. आप एक R&D कर रहे हो. नो, R&D एक्चुअली दो टाइप का होता है. अभी अपने इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है तो मेरे को कुछ करना नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि R&D देयर इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक R&D और देयर इज अ इन जनरल R&D. तो जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक R&D होता है वो ही यहां पर आता है. समझा क्या? और इनको अभी भी ये मालूम, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट, जो अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो नमस्ते, बहुत सारा R&D का कॉस्ट जो होता है वो कैपिटलाइज किया जाता है बिकॉज इट बिकम्स अ इंटेंजिबल असेट और उसका अमोर्टाइजेशन आता है. अब अपना इतना लेवल इनके पास नहीं है. जिस बंदे ने लिखा है ये, उसने इतना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की. तो आप फॉर्मेट के हिसाब से R&D आ गया तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है. बट रिमेंबर, सारा का सारा R&D कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होता है. बट मैं अभी ये इंस्टीट्यूट को नहीं बोल सकता हूं. तुम्हारा R&D जो होता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो जनरल R&D करते रहते हैं. कुछ R&D सक्सेसफुल होता है, कुछ R&D अनसक्सेसफुल रहता है. जो भी R&D अनसक्सेसफुल है वो पीरियड कॉस्ट ट्रीट होता है, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट. तो अगर गलती से क्वेश्चन में एग्जामिनर इंटेलिजेंट बन गया और लिखा R&D इनटू ब्रैकेट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, तो वो आप प्रोडक्ट कॉस्ट करके ले लो. और जनरल जो R&D आपका रिसर्च चल रहा है उससे सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको आप क्या करो? P&L में डेबिट करो पीरियड कॉस्ट करके. इट विल कम अप बिलो. पीरियड कॉस्ट नीचे है, पीरियड कॉस्ट करके आता है. ये चीज लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, अपने ही इंस्टीट्यूट ने, ग्रुप 2 में है अकाउंट्स में. ये चीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है. बट पढ़ना चाहिए उसके लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो R&D अपने सिलेबस में सिर्फ R&D दिया, इधर लेने का, बात खत्म. बट विद अ डिस्क्लेमर दैट व्हाटएवर आई टॉट इज रॉन्ग. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैंने अभी आपको बोला एडमिन ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, AOHP, AOHG. दिस इज एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. अगर क्वेश्चन में दिया तो लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज ऑब्लिक स्क्रैप ऑब्लिक बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. अगर स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्क्रैप तुम्हारा जान ले लेगा रियल लाइफ में, एग्जाम में. क्यों? मैंने नीचे स्पेशल आइटम्स में स्क्रैप लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं. तो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप. स्क्रैप दो चीज का हो सकता है, मटेरियल का ही स्क्रैप हो सकता है या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेमी फिनिश गुड्स जो है उनका स्क्रैप हो सकता है. अगर रॉ मटेरियल का ही स्क्रैप है, मतलब अभी तक उसके ऊपर कुछ वर्कर ने काम करना शुरू नहीं किया, प्रॉब्लम मटेरियल का स्क्रैप कैसे आ गया सर? तो क्यों नहीं आ सकता भाई? स्टोरेज में स्क्रैप नहीं जनरेट हो सकता है क्या? हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अगर स्टोर्स में ही स्क्रैप जनरेट हुआ, मटेरियल का स्क्रैप है, तो क्या करो? मटेरियल कंज्यूम में ही माइनस कर लो. इट्स लाइक अ नॉर्मल लॉस. सो मैंने मटेरियल परचेस किया था 50 लाख का, उसमें से कुछ मटेरियल स्क्रैप हो गया, तो जो स्क्रैप हो गया उसकी आप क्या करोगे? सेल वैल्यू माइनस. ऑब्वियसली स्क्रैप की सेल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इफ यू आर एबल टू सेल अ स्क्रैप एट अ हायर देन कॉस्ट, then why are you doing a business? Purchase material, make a scrap, sell it. Oh, no. तो मैंने मटेरियल 50 लाख का परचेस किया, उसमें से कुछ मटेरियल स्क्रैप बन गया और स्क्रैप करके उसको सेल किया मटेरियल स्टेज पे. तो आप क्या करोगे? स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे. कहां से? मटेरियल कंज्यूम में से. सो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप में मैं क्या बोल रहा हूं? इफ
स्क्रैप इज ऑफ मटेरियल। अभी क्वेश्चन में देना चाहिए स्क्रैप किस चीज का है। स्क्रैप इज ऑफ मटेरियल देन डिडक्ट फ्रॉम, बोलो, डिडक्ट फ्रॉम मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम में ले लो, इफ इट इज स्क्रैप ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर क्या करोगे बोलो बच्चों, देन डिडक्ट फ्रॉम व्हाट, डिडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप डिडक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, ये आपका डिफॉल्ट अजम्पशन रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ बोलता है स्क्रैप, स्टॉप, तो क्या अज्यूम करोगे आप? इट्स अ स्क्रैप ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, बट प्लीज नोट लिख के आना, बिकॉज इन द पास्ट आई हैव सीन द क्वेश्चंस वेयर इंस्टीट्यूट हैज डन वॉट एवर दे फील राइट। तो स्क्रैप हो सकता है। हाँ, बाय प्रोडक्ट लिखा तो ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस करना है बच्चों। अब लिंक कर रहा हूं, करो क्या? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर या प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर याद करो, इमेजिन करो। प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड, प्रोसेस के लिए मटेरियल, लेबर, प्रोसेस का ओवरहेड, जो भी खर्चा था प्रोसेस के रिलेटेड, डेबिट कर लिया। नॉर्मल लॉस आप क्रेडिट कर देते। व्हाट यू आर क्रेडिटिंग? यू आर क्रेडिटिंग सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। दैट नॉर्मल लॉस वाज नथिंग बट स्क्रैप। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्क्रैप जनरेट हुआ, वो आप क्या कर रहे हो? लेस कर रहे हो। लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट। एड पैकेजिंग कॉस्ट विच इज प्राइमरी। प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो पैकेजिंग लगता है वो प्राइमरी है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्लाइस है, वो अपना मैंगो जूस बेचता है, तो मैंगो जूस तो आप ऐसे लोगों को टैप के थ्रू दे नहीं सकते, टैप ओपन किया चलो जाओ पियो। तो मैंगो जूस आपको बेचने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर लगेगा, बॉटल लगेगा, तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में आपने मैंगो जूस डाल दिया लोगों को बेचने के लिए, लेकिन वो प्लास्टिक का कंटेनर के ऊपर आप कैटरीना कैफ लगा देते हो, मतलब उसका रैपर लगा देते हो। वो जो रैपर है वो सेकेंडरी पैकिंग है। या ये ऐसे प्लास्टिक के बोटल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप कोरुगेटेड बॉक्स रहता है, एक मटेरियल रहता है, तो कोरुगेटेड बॉक्स में या क्रेट रहता है प्लास्टिक का, उसके अंदर आप इसका ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, वो है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या है? वो जूस आप बॉटल में डाल रहे थे, उसको हमने क्या बोला बच्चों? प्राइमरी पैकिंग। और जो बाकी का रैपर, कैटरीना कैफ या बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल है वो हम नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके ले लेंगे या एडवर्टीजमेंट मटेरियल करके ले लेंगे। तो प्राइमरी पैकिंग आ गया। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट पीरियड। आर यू क्लियर? आगे नहीं जाना है। अब आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुनना। कॉस्ट शीट, ओवरहेड चैप्टर, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग चैप्टर, तीनों चैप्टर के लिए रिलेवेंट है। ये मैंने उस टाइम पे शुरुआत में आपको नहीं बोला था, लेकिन कॉस्ट लेजर अकाउंट के टाइम पे 101% बोला होगा। लिसन टू दिस केयरफुली। द ओवरहेड्स विच यू कंसीडर इन कॉस्ट शीट आर नॉट overhead incurred. What you consider in the cost sheet above here at this place is overhead absorbed. ये पक्का बोला होगा मैंने। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग करके चैप्टर है, उसमें इधर आप क्या करते हो? ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड लेते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड इंकर्ड एंड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। आप बोलेंगे डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस आएगा, दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सो इमेजिन करिए, यहां पे मैंने लिखा है जगह एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से मैंने ओवरहेड इंकर किए थे, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। शुरुआत में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन कॉस्ट लेजर में एक्सप्लेन किया रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इज ₹57 लाख फॉर एग्जाम्पल। 57 लाख तुमने इंकर किए, बट टेल मी
whenever you incur overhead, do you know for which product have you incurred overhead? No. अब बोलेंगे क्यों? अरे ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो लिंक नहीं कर सकते ना प्रोडक्ट के साथ। वो अगर लिंक कर पाते थे आप प्रोडक्ट के साथ तो उसको ओवरहेड क्यों बोलते थे? तो ओवरहेड इंकर्ड है 57 लाख। Shall we ignore since we cannot link easily to the output? No, हम इसको इग्नोर नहीं करने वाले, हम इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली मुझे 57 लाख में से एक प्रोडक्ट के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, तीसरे के लिए कितना मालूम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे एब्सॉर्प्शन रेट्स डिसाइड करके रखते हैं। तो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था, एब्सॉर्प्शन रेट डिसाइड कर लिया कि अगर एक प्रोडक्ट 2 घंटे के लिए मशीन पे गया तो 1 घंटे का कॉस्ट आएगा 70 रुपए मशीन आर रेट, 2 घंटे का कॉस्ट आएगा 140। तो ऐसे कितने टोटल आवर्स के लिए वो प्रोडक्ट गया मशीन पे, तो उसके हिसाब से टोटल आवर्स इंटू एब्सॉर्प्शन रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू एब्सॉर्प्शन रेट, मशीन आर रेट। हमने मशीन आर रेट हो सकता है, लेबर आवर रेट हो सकता है। You want to do absorption, you can do absorption as a percentage of prime cost, percentage of labor cost. ऐसे absorption के लिए हमने अलग अलग methods decide किए थे। absorption के base बोलते हैं उसको। So absorption can be done on per hour basis, per machine hour, per labor hour. Absorption can be percentage of prime cost, percentage of labor cost. absorption का कुछ भी base आप decide कर लो, है ना। तो हम शुरुआत में एब्सॉर्प्शन का बेस डिसाइड करते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन होने के बाद, देखो अभी 57 लाख मैंने टोटल इंकर किया, जॉब नंबर 1935 व्हाटएवर नंबर इज, वो जॉब के लिए मटेरियल कितना लगा मालूम है मेरे को, वो जॉब के लिए डायरेक्ट लेबर कितना लगा मालूम है मेरे को, क्यों मालूम है रे, डायरेक्ट कॉस्ट है ना। अब ओवरहेड कितना गया उस जॉब के लिए किसी का बाप को मालूम नहीं रहता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम absorbed overhead कैलकुलेट करते हैं उस जॉब के लिए। रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्पेक्टिव जॉब अकाउंट एंड देयर इज गोइंग टू बी अ ओवरहेड अकाउंट। तो देखो ये क्या है, ओवरहेड अकाउंट है, ओवरहेड इंकर नॉमिनल अकाउंट है, ओवरहेड इंकर डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ओवरहेड इंकर्ड डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, क्यों रे, इंकर्ड है ना। तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर आपने पे किया होगा, और इट कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल टू बैंक हो सकता है, टू मटेरियल आ सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है ना। तो मटेरियल या लेबर, ये सारा खर्चा, कितना खर्चा हुआ बच्चों बोलो, 57 लाख का खर्चा हुआ है। ओवरहेड इंकर्ड इज ए डेबिट, है ना। अब मेरे पास क्या है, इधर है जॉब नंबर व्हाटएवर अकाउंट, जॉब नंबर डॉट डॉट, जॉब नंबर वर्क ऑर्डर नंबर, नाम में कुछ रखा नहीं है। इस जॉब के लिए क्या क्या खर्चा हुआ, मटेरियल का खर्चा हुआ मालूम है मुझे, इस जॉब के लिए कुछ लेबर का खर्चा हुआ मालूम है मुझे, इस जॉब के लिए कितना ओवरहेड हुआ मालूम। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या बेसिस पे एब्सॉर्ब करेंगे, कुछ तो बेसिस होगा, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, या पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, कुछ भी बेसिस निकालो टू ओवरहेड। यहां पर ओवरहेड आएगा और ये ओवरहेड से यहां पे आएगा बाय जॉब नंबर। तो ये जॉब नंबर यहां से यहां जाएगा। ये जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ओवरहेड एब्सॉर्ब। सो ओवरहेड अकाउंट को हम क्या क्रेडिट करते हैं, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, और वो कहां पे डेबिट होता है, रिस्पेक्टिव जॉब को। लेकिन ऐसे बहुत सारे जॉब्स रहेंगे, इसलिए सिलेबस के अंदर, रियल लाइफ में ऐसा ही होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर इंस्टेड ऑफ जॉब नंबर सो एंड सो अकाउंट, हमने इसको बोला था WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉस्ट लेजर अकाउंट चैप्टर के अंदर। तो WIP के अंदर ओवरहेड इंकर्ड नहीं आता है, क्या आता है, ओवरहेड अब्सॉर्ब। मटेरियल कॉस्ट आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया, ओवरहेड इंकर्ड नहीं आया, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड आया। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब क्या होता है, कितना खर्चा होना चाहिए था
फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट। बच्चों ओवरहेड एब्सॉर्ब का ही मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, या आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट। सिंपल कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना खर्चा होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना हुआ वो तो जॉब बाय जॉब कभी पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में जो हुआ वो 57 लाख टोटल बेसिस पे पता है। तो बच्चों ओवरहेड अकाउंट का जो डेबिट है वो टोटल बेसिस पे आता है, ओवरहेड अकाउंट का जो क्रेडिट है वो जॉब बाय जॉब आता है। तो ओवरहेड अकाउंट में क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्या रह सकता है, डेबिट कैन बी बिगर या क्रेडिट कैन बी बिगर, ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन ना। ओवरहेड इंकर्ड इज मोर देन द ओवरहेड एब्सॉर्ब। लेट्स से ऐसे सारे जॉब्स मिला के 50 लाख के एब्सॉर्ब हो गए, तो क्या बोलेंगे हम, अंडर एब्सॉर्प्शन। मतलब क्या है अंडर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने खर्चा 57 लाख का किया, लेकिन कॉस्टिंग में जब प्रोडक्ट का कॉस्ट एब्सॉर्ब किया तब साला 50 लाख ही कंसिडर किया रे। अरे गधो, अंडर एब्सॉर्प्शन को ही हम बोलते थे एडवर्स वेरिएंस। और बोले सर किधर से किधर घुमा रहे हो तुम, कैपेबिलिटी है तुम्हारी, हाँ आराम से। तो मैं कहां से कहा गया, कॉस्ट शीट से ओवरहेड में, ओवरहेड से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वापस आओ कॉस्ट शीट में। तो कॉस्ट शीट में जब हम ऊपर लिखते हैं ना ओवरहेड्स, तो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड आता है। ये कब हेल्प करता है आपको, कॉस्ट लेजर अकाउंट का चैप्टर, अच्छा वो तो बोल ही गया मैं, कॉस्ट लेजर के अकाउंट के चैप्टर में जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड आप ऊपर लिखते हो, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अब इंकर कितना है बोलो बच्चों, 57 लाख, एब्सॉर्ब कितना है 50 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर एब्सॉर्प्शन है। अंडर एब्सॉर्प्शन मतलब कॉस्ट इंकर हुआ लेकिन एब्सॉर्ब नहीं हुआ। एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो प्रोडक्ट को लिंक नहीं किया हमने, 7 लाख का खर्चा तो हुआ। तो फिर हम क्या करते, इस अंडर एब्सॉर्प्शन के हम एनालिसिस करते थे। वो एनालिसिस ओवरहेड चैप्टर में आप जो करते हो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो करते हो वो दोनों अलग अलग है, एंड एंगल ऑफ एनालिसिस इज डिफरेंट। ओवरहेड चैप्टर जो था उसमें आपने बोला अंडर एब्सॉर्प्शन, नॉर्मल रीजंस, एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन है तो आपने उसको सप्लीमेंट्री रेट यूज किया था, ये भी हम डिटेल में करेंगे ओवरहेड चैप्टर में। राइट नाउ जस्ट ट्राई टू डेवलप ए लिंक। और दूसरा अबनॉर्मल जो है, अबनॉर्मल को हम क्या कर देते, कॉस्टिंग P&L को ट्रांसफर कर देते। सप्लीमेंट्री रेट मतलब जो भी अंडर एब्सॉर्प्शन है उसको आप स्प्रेड करो वापस किसके ऊपर, गुड्स प्रोड्यूस के ऊपर, समझा। अंडर एब्सॉर्प्शन इज नथिंग बट एडवर्स वेरिएंस, और उसका ही एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गया तो उसमें ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एक डेडली चीज था, करेंगे ओवरहेड रेट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ऐसा था। तो ओवरहेड चैप्टर में जो एनालिसिस है वो अलग है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में एनालिसिस जो है वो अलग है। यहां पर मुझे कॉस्ट शीट में सिर्फ इतना ही चाहिए बच्चों, व्हाट वी कंसीडर इन अ कॉस्ट शीट चैप्टर और कॉस्ट शीट वी कंसीडर, बोलो, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। अगर गलती से एग्जामिनर ने दे दिया, वो देता है एग्जामिनर जब वो कॉस्ट शीट कॉस्ट लेजर अकाउंट के थ्रू पूछता है, तो फिर आप बोलेगे सर अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन का करने का क्या, उसका मेथड होता है। अब सीए एग्जाम्स में ये जो कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कभी भी आईसीआई को मेथड देते हुए नहीं देखा कि सप्लीमेंट्री रेट यूज करो या, तो कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग P&L को ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यूए ऑब्लिक ओए, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑब्लिक विल बी ट्रांसफर्ड टू, बोलो, कॉस्टिंग P&L। अब बोले कॉस्टिंग P&L मतलब कॉस्ट शीट ही कॉस्टिंग P&L है रे। कॉस्ट शीट में प्रॉफिट लॉस दिखता है, आएंगे ना अभी प्रॉफिट लॉस में, 2 मिनट रुक ससरे, समझा तुमको, आ जाओ ऊपर। देखो हमने यहां पर क्या लिया, ओवरहेड एब्सॉर्ब, तो 50 लाख ही एब्सॉर्ब हो गए, तो सपोज यहां पे 50 लाख आएगा, फिर बाकी का 7 लाख किधर जाएगा, नीचे जब आप सीओजीएस निकलते हैं उसके बाद पीरियड कॉस्ट आते हैं, इधर आप लिख सकते हो एड अंडर एब्सॉर्प्शन। एड क्या लिख सकते हो, अंडर एब्सॉर्प्शन।
ये ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब वो कॉस्ट है लेकिन कंसिडर नहीं किया गया था। लेस ओवर एब्सॉर्प्शन किसके बाद आएगा बच्चों? ये सीओजीएस के बाद, क्योंकि ये जो आइटम्स है ये है पीरियड कॉस्ट, उस पीरियड का खर्चा है। और ये जो ऊपर वाले सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सारे जो आइटम्स थे ना वो थे प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना भी चीज किया मैंने, सारा का सारा चीज क्या लिया मैंने? प्रोडक्ट कॉस्ट ले लिया। अरे समझा क्या पब्लिक? 2-3 आइटम बाकी, खत्म हो गया। मतलब कॉस्ट शीट में और क्या, फिर स्पेशल आइटम्स कुछ एक्सप्लेन कर दो, कुछ कुछ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। तो चलो वापस पढ़ लो एक बार। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट, एड ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड, कौन से लिए? एब्सॉर्ब। याद कहां पर आएगा? कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग चैप्टर में। देयरफॉर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, समझा? एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेके हमने इसको वैल्यू किया, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है? वो बचा है, वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ। इट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे रहता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे रहता है। परचेस, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लाइक दैट। देयरफॉर वर्क्स कॉस्ट आ गया तुम्हारा। एड क्यूसी, एड आर एंड डी यहां पर गलत है। ये आर एंड डी प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है और कुछ जनरल आर एंड डी होता है। रियल लाइफ में मेजर आर एंड डी जो रहता है वो जनरल रहता है। रियल लाइफ में मेजर आर एंड डी का अमाउंट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं रहता है। बट ये अपने इंस्टीट्यूट के ये जो भी बंदा है वहां पे बोर्ड ऑफ स्टडी में बैठा हुआ, माता माते प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, प्लीज पढ़ना थोड़ा बहुत। एड एडमिन ओवरहेड्स, प्रोडक्ट रिलेटिंग टू व्हाट? प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेस स्क्रैप हो गया। एड पैकिंग कॉस्ट, आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या तैयार हो गया? फिनिश गुड्स तैयार हो गए। अब मैं वैल्यू करूंगा फिनिश गुड्स का। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयरफॉर यू गेट अ सीओजीएस। सबसे इंपॉर्टेंट, द सीओजीएस दैट यू विल गेट अप हियर इन अ कॉस्ट शीट and the COGS that you will get up in P&L, financial accounts, may not be same. That is why we have a concept, reconciliation. याद करो, एक चैप्टर था कॉस्ट लेजर अकाउंट, उधर फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड, तो क्या बोलूंगा मैं? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर P&L and costing P&L will not match generally. अब बोलेंगे क्यों सर? ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक अलग हो सकता है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स अलग हो सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको कंपल्सरीली एसएलएम या डब्ल्यूडीवी बाय डिफॉल्ट लिखा है। एक्चुअली यू कैन फॉलो समथिंग एल्स बाय टेकिंग अ परमिशन, बट नॉर्मली एसएलएम या डब्ल्यूडीवी फॉलो किया जाता है। किसके लिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। कॉस्टिंग के लिए मैं मशीन आवर रेट मेथड यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज सम अदर मेथड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, है क्या नहीं? तो रिकंसिलिएशन जरूरी होता है बिटवीन व्हाट? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग स्टेटमेंट। आर यू क्लियर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज सीओजीएस। बहुत बार एग्जामिनर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देता है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट? सीओजीएस। सीओजीएस में आपने क्या किया? एडमिन ओवरहेड्स जनरल नेचर के लिए, मार्केटिंग ओवरहेड्स लिए, सेलिंग ओवरहेड्स लिए, अंडर अब्सॉर्प्शन ऐड किया। ओवर अब्सॉर्प्शन रहेगा तो लेस करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। हे टेल मी, हैव आई टेकन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? नो, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहां पे लिया? इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? नीचे कमेंट करता हूं, हैव पेशेंस। देयर कैन बी इनकम, लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ सम कंपनी, आपको डिविडेंड मिला, वो आएगा कॉस्ट शीट के अंदर? नहीं। कॉस्ट शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज व्हाई there are so many items which are going to be there in the P&L but not there in costing P&L or cost sheet. Income earned on investment यहां पे नहीं आएगा। Interest on debt we generally ignore. Why? There is a logic. I'll show it below. Have patience. Interest on debt हम normally exclude करते हैं। Loss on sale of asset exclude किया,
प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट किधर है? तो P&L में बहुत सारे आइटम है। इनकम टैक्स पे किया तुमने, किधर है? आया क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि हम कस्टमर से रिकवर करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वी रिकवर फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट। या परचेस के टाइम पे हमने टैक्स पे किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन बोलो क्या अभी, अगर तुमने कॉम्पेंसेशन स्कीम अवेल किया है, कॉम्पेंसेशन नहीं, उसको नाम कॉम्पेंसेशन डीलर है तुम, कंपोजिशन डीलर हो तुम, कंपोजिशन डीलर हो, यू आर ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम in GST. If you learn GST, there is something called the composition scheme, which is simplified scheme. So instead of calculating tax payable on sales less input tax credit, therefore net tax payable, आपको क्या करना है, आपका जो सेल वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज सर्विसेज के लिए अलग है, गुड्स के लिए अलग है, गुड्स के लिए कम है, सर्विस के लिए ज्यादा है। सर्विस के लिए 6% है मेरे हिसाब से, जितना मेरा नॉलेज है। हाँ, 1 and 6, गुड्स के लिए 1% है और सर्विस के लिए 6% है। कंपोजिशन स्कीम, if you are a composition dealer, then the GST is your cost. क्यों? आप इनवॉइस में GST अलग से नहीं लिख सकते हो कंपोजिशन डीलर के लिए। तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट, GST paid for composition dealer will be cost. आप कहां पे दिखाओगे? शो इट आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ COGS, शो इट आफ्टर COGS। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करो उसको, लेकिन मतलब आप अब मटेरियल के ऊपर है या फिनिश गुड्स के ऊपर, किसको मालूम है? वो ऐसा आप पे करते हो, यू पे 1% और 6% डिपेंडिंग ऑन द रेट गिवन इन द इनकम GST लॉ। उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, एक RTP में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चंस आल्सो विद यू विद आंसर्स, सम क्वेश्चंस। आपने क्या करना चाहिए आज, लंच डिनर या जो भी, जब भी आपको टाइम मिले, आप जस्ट क्या करना, ऑडिट करने का। और जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 लिख रहे हैं, आप प्रॉपरली उनको सॉल्व करके, या रफ बुक में भी आप एटलीस्ट सॉल्व करके देख सकते। जो सिर्फ ग्रुप 1 लिख रहे हैं, जो बच्चे दोनों ग्रुप कर रहे हैं, तुम ऑडिट करो, क्योंकि तुम्हारा ऑडिट का भी सब्जेक्ट चालू है ना। So therefore cost of sales, add net profit or loss as per costing, therefore क्या दिखाया आपने, सेल्स। तो सारे के सारे आइटम आए क्या P&L के? यहां पर नहीं, कुछ आइटम्स नहीं आए, इसलिए क्या किया, रिकंसिलिएशन। अब कुछ स्पेशल आइटम्स, एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, हम उनको डायरेक्ट P&L में लिख देते। लाइक फाइन्स लगाया तुमको, पेनल्टी लगाया, मैंने नीचे एग्जांपल दिया, एक्सक्लूडेड। फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस वगैरह कुछ पे किया आपने, तो दे आर ट्रीटेड लाइक एबनॉर्मल कॉस्ट, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंस इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी exclude it. Cost sheet is primarily going to be a cost of production. That's why we are going to exclude these abnormal items. अगर आपने गलती से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर किया होगा, तो उसमें एक आधे क्वेश्चन में सब पेनल्टी आता है। तो पेनल्टी वी डोंट डेबिट टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वी डेबिट इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है सिलेबस में, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है। ICAI वाला कोई अगर सुन रहा है, नमस्ते भाई साहब, अपना खुद का AS7 देखना और फिर चेक करना, तुमने जो यहां पे लिखा है वो कॉस्टिंग नहीं है, अकाउंटिंग है, वो भी गलत। वो चैप्टर कॉस्टिंग, उसमें ABCD भी नहीं है कॉस्टिंग का, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है। अबनॉर्मल कॉस्ट हमने एक्सक्लूड किया, पेनल्टीज वगैरह हमने एक्सक्लूड कर लिया। अब सबसे बढ़िया लॉजिक, किसी बुक में नहीं मिलेगा इजीली आपको, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट को मैंने एक्सक्लूड क्यों किया? कॉस्ट शीट में लिखा गया मैंने इंटरेस्ट को, फाइनेंस कॉस्ट को लिखा गया, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट जो भी डेट का कॉस्ट लिखा गया, क्यों एक्सक्लूड किया? सुनो, लेट्स से देयर इज HUL which Hindustan Unilever Limited, which makes, let's say, shampoo or soaps, right? There is Patanjali also. रामदेव बाबा जी, मतलब बाबा जी का भी शैम्पू सोप्स वगैरह आते होंगे ना पतंजलि के, ठीक है? अज्यूम कर लो HUL में डेट 0 है और ओन फंड्स है
15,000। तो जो टोटल कैपिटल HUL ने रेज किया है वो है 15,000। पतंजलि हैज अ डेट ऑफ 3,000 एंड इक्विटी ऑफ लेट्स से 4,500। इट्स द साइज ऑफ पतंजलि इज lesser, half. Patanjali has what debt or HUL। ओके, मैं आपको और सिंपल करने के लिए पतंजलि की जगह पे HUL इंटू ब्रैकेट सिचुएशन 2 HUL इंटू ब्रैकेट सिचुएशन 1। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, 3 और 12 करता हूं 15,000। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? HUL option 1 option 2 total capital is, but the capital structure had changed. Capital structure is a proportion in which you raise the funds. Proportion अलग अलग हो गया। HUL option 1 में क्या किया था, सिर्फ इक्विटी से पैसा ले रहा था। ऑप्शन 2 में HUL ने पैसा कहां से लिया? HUL ऑप्शन 1 में हम क्या बोलते हैं, अनलिवर्ड कंपनी बोलते हैं, और इसको हम फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं लिवर्ड कंपनी। जस्ट जनरल नॉलेज। अब मुझे बोलो ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, व्हाई द हेल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड चेंज? आई एम नॉट सेइंग नेट प्रॉफिट, आई एम सेइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ यू स्टार्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द प्रोडक्शन कॉस्ट which will come up in the option 2, option 2 में तुमको दिखेगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। दैट इज वाई जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सक्लूड इंटरेस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपको ग्रॉस मार्जिन निकालना है, ग्रॉस मार्जिन इज सेल्स माइनस माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप इंटरेस्ट इंक्लूड करने लग गए तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर्स आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। इन अ पर्टिकुलर ईयर यू एड unlevered, in the subsequent year you became levered because you took a debt। आपने डेट रेज किया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इंटरेस्ट एंड फाइनेंस को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं जनरली स्पीकिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया सब्सिडी और ग्रांट। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ सब्सिडी मिल गया मशीन के अगेंस्ट या मटेरियल के अगेंस्ट, क्या करोगे आप, डिडक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ वैक्सीन बना रहे हो, वैक्सीन बनाने के लिए आपको मटेरियल लगता है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो आपको क्वेश्चन में आ गया सब्सिडी, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट प्रिंसिपल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने। while writing the cost in a cost sheet, don't take just the purchase price, take what, landed cost for what, material। लेबर के लिए हम क्या करते थे, don't just take a wages plus retirement benefits plus paid leave plus gratuity, employee state insurance, provident fund, take effective cost of labor, effective cost of labor, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप मैंने बोला, नथिंग इज गिवन, वी विल अज्यूम स्क्रैप इज ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैन बी वैल्यूड ईदर एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट। अगर फीफो मेथड यूज कर रहे हो आप तो क्या होगा मालूम है, मैं ले लूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ production divided by quantity produced during the year quarter whatever into closing stock quantity। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों पढ़ने के लिए। तो यू कैन वैल्यू इन्वेंट्री, मैंने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया। अगर मैं वेटेड एवरेज यूज करने वाला हूं ना तो मैं क्या करूंगा मालूम है, न्यूमरेटर विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन plus opening stock value divided by quantity produced during obviously the current period plus opening stock quantity। बच्चों did you observe मैंने क्या क्या मिक्सिंग किया, into, ये दिख रहा है कि तुमको मालूम नहीं, into closing stock quantity। तो फर्क कहां पर है, हम वेटेड एवरेज बोला तो यू हैव टू टेक अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको याद होगा इस चीज को हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओपनिंग स्टॉक
प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सो क्वेश्चन में प्लीज मेथड पढ़ना, एग्जामिनर क्या दे रहा है, फीफो दे रहा है या वेटेड एवरेज दे रहा है। क्वेश्चन में मेथड पढ़ने का और मेथड पढ़ के इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने का। ये नॉर्मली कॉस्ट लेजर अकाउंट में बहुत आता है, कॉस्ट लेजर अकाउंट या जो भी नाम दिया होगा अपने चैप्टर का। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP, बोलो क्या करेंगे इसके लिए? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ढूंढना पड़ेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन बच्चों कभी भी ऐसा टोटल बेसिस पे नहीं रहता है। मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग रहता है, लेबर का अलग रहता है। ओवरहेड इज अज्यूम्ड टू बी सेम एज लेबर बिकॉज ओवरहेड्स आर अज्यूम्ड टू बी इंकर्ड विथ रेफरेंस टू लेबर आवर्स। ये आ गया तुम्हारा रिकंसिलिएशन का पॉइंट, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तुमको, ठीक है। एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सप्लेन किया। कौन से ओवरहेड लोगे कॉस्ट शीट के अंदर? ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन कहां पे लोगे आप? नीचे अलग से लोगे। पैकिंग कॉस्ट बोलो, प्राइमरी पैकिंग है तो क्या बोलेंगे अब उसको? प्रोडक्ट कॉस्ट। और सेकेंडरी पैकिंग है तो सेकेंडरी पैकिंग को हम बोलेंगे पीरियड कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या रहता है? कभी कभी आता है लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसको ही हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। आई डिड नॉट से टोटल ओवरहेड्स। लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू विच कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बहुत बार लगता है ये, मटेरियल नहीं आएगा उसको, या डिग्री ऑफ कंप्लीशन बहुत बार कन्वर्जन कॉस्ट का ही देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। व्हेन इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हम उसको बोलते हैं मार्जिन, और व्हेन इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हम उसको क्या बोलते हैं? मार्कअप। क्वेश्चन में पढ़ने का मार्कअप है या मार्जिन है? मार्जिन परसेंटेज ऑफ सेल्स रहता है, मार्कअप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, खतरनाक, बजट चैप्टर में बहुत काम में आएगा ये। वॉल्यूम चेंज एंड प्राइस लेवल चेंज, ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना क्या रहता है। लास्ट ईयर आई प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, करंट ईयर आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स। दिस इज अ वॉल्यूम चेंज, 20% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 10,000 के जगह पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 12,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम चेंज। और प्राइस लेवल चेंज मतलब एक यूनिट के लिए पहले हम 80 रुपया पे कर रहे थे, अब एक यूनिट के लिए हम 83 रुपीज पे करेंगे फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में हमेशा पढ़ो, सी योर कॉस्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ओके, वॉल्यूम जिसको अभी भी समझाने, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी में भी चेंज होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के अंदर, और प्राइस ऑफ द मटेरियल और प्राइस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स उसके अंदर भी चेंज होता है। तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। डज इट गिव यू चेंज इन क्वांटिटी और डज इट गिव यू चेंज इन प्राइस, और आर दे गिविंग यू बोथ? याद है? सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। एक देखो, मैं बोलता हूं 2020-21 material cost was 80 lakhs, ठीक है, and I say FG produced, FG quantity was 10,000. I say during the next year price of material will go up by 7% and quantity produced will go up by 20%. Quantity produced will go up by 20% and the price of material will go up by 7%, whatever. तो आप क्या करोगे? 21-22 क्वांटिटी प्रोड्यूस विल गो अप बाय 20%, मतलब 10 के जगह पे आप क्या करोगे? 12,000। और बच्चा क्या करता है इधर डायरेक्टली 80 लाख में 7% ऐड करता है। अरे कदे ऐसा नहीं होगा, तो पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट लास्ट ईयर का ढूंढना पड़ेगा। पर यूनिट कॉस्ट लास्ट ईयर का 800 था, वो 800 का इंफ्लेशन की वजह से 7% से बढ़ेगा। 800 प्लस 7% इज इक्वल टू 856। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 12,000 इंटू 856, 1 करोड़, 1 करोड़ 2 लाख। तो इसमें से कुछ क्या है? प्राइस लेवल चेंज है। इनपुट कॉस्ट आपका 800 से 856 हो गया, और कुछ वॉल्यूम लेवल चेंज है।
क्वेश्चन में वो ठीक से पढ़ने का। कॉस्ट इज अ नेट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टेप अप कॉस्ट दोनों अलग होता है कॉस्ट शीट के अंदर। बहुत सारे कॉस्ट शीट में आईसीए स्टेप अप कॉस्ट को ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच हैज अ फिक्स एलिमेंट एज वेल एज वेरिएबल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमी वेरिएबल। स्टेप अप कॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो ये ऐसा, ये अगर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, ऐसा डायग्राम अगर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्टेप अप कॉस्ट। अपना आईसी है, स्टेप अप कॉस्ट को ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है। एंड व्हाट इज योर ग्राफ ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और ये होता है स्टेप अप कॉस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए इसके ऊपर जहां पर इंस्टीट्यूट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्टेप अप कॉस्ट बोलता है। तो बोलता है कि फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉस्ट विल रिमेन टू बी सो एंड सो। तो रहता एक्चुअली स्टेप अप है बट उसको बोलते क्या है, सेमी वेरिएबल। ठीक है, सच ये सेमी वेरिएबल को हम बाइफरकेट करते हैं। इसको बाइफरकेट करने के लिए सच में रिग्रेशन इक्वेशन यूज करना चाहिए, बट सीए कोर्स में हम ऐसा नहीं करते। तो ये सेमी वेरिएबल को हम बाइफरकेट कैसे करते थे बच्चों, याद है क्या? हाई लो मेथड। हाई लो मेथड मतलब हम क्या बोलते थे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या लिखा था हमने, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, बोलो, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा हम करते थे। ठीक है, दैट्स इट अबाउट विच चैप्टर, कॉस्ट शीट। नाउ लिसन अप व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट अ सेकेंड। अब मैंने ये हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब एक सेकेंड आने दो इधर, लुक एट दिस। अब मैंने क्या किया, यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, आंसर्स के साथ दिए, आपको गो थ्रू करना है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, तो ये सिर्फ आप डिसाइड करना है। तो ये एलिमेंट्स है, आपको कॉस्ट शीट बनाने को बोला है बस। इसमें ये आरटीपी के क्वेश्चन है, मैंने क्लासिफाई किया है, कुछ आरटीपी के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नीचे है, आईसीए का जो सॉल्यूशन है वो है, क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3 है। बस आरटीपी के 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ये जीएसटी आया हुआ है, जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये 2021 के आरटीपी में अपने बिलवर्ड इंस्टीट्यूट ने पूछा है और उसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है वो देख के मेरे को क्या, 10 लाख कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी पे कि वो कॉस्ट है, उसमें डाउट नहीं है। आई थिंक मैंने शायद अपडेट भी किया था उसका आंसर को। उन्होंने डायरेक्टली उसको मटेरियल कॉस्ट में ऐड किया है। इंस्टीट्यूट ने उसको कहां पर ऐड किया बच्चों, मटेरियल कॉस्ट, और नीचे लिखा है जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम वुड बी इंक्लूडेड अंडर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज इट इज नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। करेक्ट, वो कॉस्ट है, उसमें डिबेट नहीं है मेरे को। डिबेट किसमें, वो मटेरियल में लेने का है। जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन इज नॉट ऑन मटेरियल, इट इज ऑन सेल्स। वो परचेस, ओके, उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि वो जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ परचेस और व्हाट, लिखा नहीं। तो उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने इंप्लाइडली अज्यूम किया है जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन एट टाइम ऑफ परचेस। ये लिखा नहीं है, लेकिन आंसर देख के मेरे को समझा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक लाइन आया जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन, मटेरियल के अंदर ठोक दो। हाँ, लेकिन अगर मेरे जैसा थोड़ा सीखा हुआ आदमी वहां पे लिखता है जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन ऑन सेल्स, तो क्या करो, सीओजीएस के बाद उसको दिखाओ। तो ये क्वेश्चंस है, आप क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। फिर मुझे पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हैं, वो जो लगते हैं, वो क्वेश्चंस यहां पर है, 2-3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स है। ये हमने क्लास में किए हुए हैं, अगर आप है तो। और ये आंसर्स जो बच्चा एकत्वम में नहीं है, मैं एकत्वम का टेलीग्राम ग्रुप है कुछ, तो एकत्वम एकेडमी करके, वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पे ये दोनों फाइल्स, अभी जो हाथ से लिखा हुआ वो फाइल प्लस ये फाइल, ये मैं शेयर करता हूँ। और ये नोट्स के जो क्वेश्चंस है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, तो आपने, जिनके पास नोट्स है वो गो थ्रू कर सकते हो, जिनके पास नहीं है आप ऊपर के क्वेश्चंस भी गो थ्रू कर लिए और आप जहां पे सीखे होगे वो क्वेश्चंस कर लिए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सो लाइक दिस वी विल रिवाइज व्हाट कॉन्सेप्ट्स। प्रॉब्लम अगर सॉल्विंग किया ना तो पूरा चैप्टर कवरेज कभी भी नहीं हो सकता। अभी अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया तो कितने हो गए थे, 2 या मैक्सिमम
3 क्वेश्चन हो गए होते, लेकिन उन 3 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता। तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए ना, आप क्या कर लो, मैं आपको सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं यार। आप क्या कर सकते हो, इसको ऑडिट आप कर सकते हो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एट स्ट्रेच आप 6 क्वेश्चंस को ऑडिट करो। एक क्वेश्चन अभी किया, एक क्वेश्चन थोड़ा दोपहर में किया, ऐसे ऐसे इधर उधर ऑडिट कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, आंसर आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो भी चलेगा। जो ग्रुप 2 कर रहे हैं, बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं, जो बच्चा सिर्फ ग्रुप 1 कर रहा है उसके पास टाइम ही टाइम है जिंदगी का। समझा चिराग? इधर उधर गली में नहीं जाने का ऑडिट करने का, गली का ऑडिट नहीं करने का। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? टुमारो विल टेक अप सम चैप्टर, विच वन यू वांट? मार्जिनल स्टैंडर्ड डायरेक्ट चलेगा या तुमको बीच वाले प्रोसेस हम सब करेंगे, बीच वाले पहले कर लेता, ठीक है, कोई तो बीच वाला कर लेंगे, मार्जिनल स्टैंडर्ड पे भी आएंगे। थैंक यू। सो ओके, बाय बाय।